गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। हम आपको बता रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है उसका आपको पार्ट अपलोड किए जा रहे हैं। जल्दी इसको समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग जो चैप्टर 6 के कुछ पार्ट बचे हैं उसको भी पढ़ाएंगे और चैप्टर 4 का शायद कुछ पार्ट, मेरा एक पार्ट बचा हुआ है जो कि आप बच्चे डिमांड कर रहे हैं तो उसको भी बता दिया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं डार्विन का पेंजेनेसिस सिद्धांत। डार्विन का पेंजेनेसिस सिद्धांत हमारा क्या होता है और फिर इसके बाद जानेंगे हम लोग जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि नव डार्विनवाद हमारा क्या होता है, इसको भी इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। चलिए सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं डार्विन का पेंजेनेसिस सिद्धांत क्या होता है। तो इसके अनुसार शरीर का प्रत्येक अंग जैसे कि ऊतक यहाँ तक कि प्रत्येक कोशिका का एक सूक्ष्म कण से बनाती है। याद रखना, इसके अनुसार क्या होता है, शरीर का प्रत्येक अंग ऊतक और प्रत्येक कोशिका एक सूक्ष्म कण से बनी रहती है जिसे हम लोग पेंजीन्स कहते हैं और इन्हें उत्पन्न करने वाले प्रत्येक कोशिका के गुण होते हैं और ये जेम्यूल पूरे शरीर में घूमते रहते हैं और बाद में जनन कोशिकाओं में क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और यह जनन कोशिका पैतृक शरीर की प्रतिकृत होती है जो उसकी तरह का शरीर बनाने में समर्थ होती है, जिसे हम लोग डार्विन का पेंजेनेसिस सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे इसके अनुसार शरीर का प्रत्येक अंग जैसे हमारा ऊतक यहाँ तक कि प्रत्येक कोशिका एक सूक्ष्म कण से बनती है जिसे जेम्यूल या पेनजीन्स कहते हैं। इनसे या फिर इनमें इन्हें उत्पन्न करने वाली प्रत्येक कोशिका के गुण होते हैं। प्रत्येक कोशिका क्या होते हैं, हमारे गुण होते हैं और यह जेम्यूल पूरे शरीर में घूमते रहते हैं और बाद में जनन कोशिका में एकत्रित हो जाते हैं। यह जनन कोशिका पैतृक शरीर की प्रतिकृत होती है जो उसकी तरह का शरीर बनाने में समर्थ होती है। ठीक है ना, उसकी तरह शरीर बनाने में क्या होती है, समर्थ होती है, जिसे हम लोग डार्विन का पेंजेनेसिस सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों नव डार्विनवाद।
वाद हमारा क्या होता है, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ जाता है कि नौ डार्विनवाद के बारे में आप उल्लेख कीजिए। तो आधुनिक जीवन शास्त्री जैव विकास को एक प्राकृतिक तथ्य मानते हैं और डार्विन के प्राकृतिक चयन को भी एक प्राकृतिक तथ्य माना गया है, और वंशागति के संबंध में जानकारी न होने के कारण डार्विनवाद में जो कमियां थी उन्हें मेंडलवाद के नियमों को जीव जातियों की आबादियों को लागू करके क्या कर दिया गया था, दूर कर दिया गया था। इसके फलस्वरूप नव डार्विनवाद ही जैव विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत के रूप में उभर के आया, और हमारा आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत में जैव विकास की क्रियाविधि को जीव जातियों के आबादियों के संदर्भ में भी समझा जाता है। अगर इसके अनुसार देखिए, हमारे नव डार्विनवाद के सिद्धांत के अनुसार देखिए क्या होता है, तो आबादियों में उपस्थित अनुवांशिक विभिन्नताओं पर प्राकृतिक चयन तथा जननिक अलगाव काम करके आबादियों को नई नई अनुकूली दिशाओं में मोड़ते रहते हैं, जिससे नए जातियों का विकास होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नव डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। ओके, क्या लिखेंगे इसमें, हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे इसके अनुसार आबादियों में उपस्थित आनुवंशिक विभिन्नताओं पर प्राकृतिक चयन तथा जननिक अलगाव काम करके आबादियों को नई नई अनुकूली दिशाओं की ओर मोड़ते रहते हैं, जिससे नई जातियों का विकास होता रहता है, ठीक है ना, जिसे नव डार्विनवाद कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, नव डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। नव डार्विनवाद के देखें तो 5 सिद्धांत थे। इसके निम्नलिखित 5 सिद्धांत थे। इसके निम्नलिखित कितने सिद्धांत थे, तो 5 सिद्धांत थे। पहला हमारा क्या था, जीन उत्परिवर्तन सिद्धांत। पहला हमारा क्या था, पहला था जीन उत्परिवर्तन, पहला जीन उत्परिवर्तन था। दूसरा क्या था, गुणसूत्रों की रचना एवं संख्या में परिवर्तन, ठीक है ना। तीसरा आपका क्या था, तीसरा था जीन पुनर्निर्माण, ठीक है ना। अगला हमारा क्या था, चौथा प्राकृतिक चयन, और पांचवा हमारा क्या था, पांचवा आपका था
जननिक अलगाव, जननिक अलगाव, ठीक है ना। ये हमारे इसके 5 थे। ओके, इसके बाद आता है हमारा उत्परिवर्तनवाद। चलिए देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या होता है, उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत। तो हेडिंग क्या पड़ेगी, वो पड़ेगी हमारी उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद हमारा क्या था, होता है, तो डच वनस्पति शास्त्री ह्यूगो डी वेरिज के अनुसार नई जातियां सामान्य जातियों में अचानक आए बड़े परिवर्तन से उत्पन्न होती हैं, जिसे जिसे उन्होंने म्यूटेशन कहा था। क्या कहा था, म्यूटेशन कहा था। और उत्परिवर्तन व्यष्टि के जीनी ढांचे में उत्पन्न आनुवांशिक परिवर्तन होता है, जो जीन के सरल पुनर्योजन से क्या होता है, हमारा भिन्न होता है। और इसमें 2 प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं, जीन या बिंदु उत्परिवर्तन, जो जीन की रचना के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं, तथा दूसरी जो गुणसूत्री उत्परिवर्तन के कारण, ठीक है ना, उत्पन्न होने का क्या होता है, कारण होता है, जिसे हम लोग उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। और इसके बाद हम लोग ह्यूगो डी वेरिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। इसको लिखेंगे डच वनस्पति शास्त्री ह्यूगो डी वेरिज के अनुसार नई जातियां सामान्य जातियों में अचानक आए बड़े परिवर्तनों से उत्पन्न होती है, जिसे उन्होंने म्यूटेशन कहा, जिसे उन्होंने क्या कहा, म्यूटेशन कहा, ठीक है। और उत्परिवर्तन व्यष्टि के जीनी ढांचे में उत्पन्न आनुवंशिक परिवर्तन होता है। आनुवंशिक क्या होता है, हमारा परिवर्तन होता है, जो जीन के सरल पुनर्योजन से भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, हमारे भिन्न होते हैं। और इसमें 2 प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। और कौन कौन से, पहला हमारा जीन या बिंदु उत्परिवर्तन, जो जीन की संरचना के कारण उत्पन्न होते हैं। पहला हमारा क्या है, जीन या बिंदु उत्परिवर्तन, जो जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, गुणसूत्री उत्परिवर्तन। दूसरा क्या होता है, गुणसूत्री उत्परिवर्तन। ये गुणसूत्री उत्परिवर्तन क्या होते हैं,
जो गुणसूत्र की रचना या संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। जो गुणसूत्र की संख्या में, किसमें, संख्या में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होते हैं, होने के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ह्यूगो डी वेरिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत, जो कि हम लोग इसको अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।